डीएम साहिबा। संजना भेष बदलकर भीख मांग रही थी। तभी दरोगा उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद डीएम संजना जो करती है उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस घटना की शुरुआत बिहार के एक छोटे से गांव से होती है, जहां पर संजना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई करने के मामले में बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके गांव में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। उन सब का यही कहना था कि लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौक सिखाओ और जल्दी उनकी शादी कर दो। संजना के माँ बाप की भी यही सोच थी, जिस वजह से उसे 7 क्लास स्कूल पढ़ने के बाद उन्होंने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी। लेकिन संजना बहुत जिद्दी थी। उसने अपने माँ बाप की एक न मानी और जिद की और जैसे तैसे 12वीं तक पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। संजना आगे पढ़ना चाहती थी और वह एक डीएम बनना चाहती थी। लेकिन गांव देहात में लड़कियों के सपनों की वैल्यू नहीं समझी जाती। उसके पिता का भी यही कहना था, हम तुम्हारी शादी ऐसी जगह करवाएंगे जहां तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने को मिलेगी। तो इस बात पर जो संजना होती है वह हामी भर लेती है और शादी के लिए मान जाती है। तभी उसकी मुलाकात सुरेश से होती है। सुरेश एक उलझा हुआ लड़का था। उसकी काफी जमीनी थी। वह अच्छे परिवार से था और उनका ढाबा संचालन का काम था। संजना शादी से पहले ही सुरेश के सामने शर्त रख देती है कि वह शादी के बाद अपनी पढ़ाई करना चाहती है और एक डीएम ऑफिसर बनना चाहती है। सुरेश भी उसकी शर्त मान जाता है और इस तरीके से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद सुरेश अपनी शर्ट भूल गया और संजना घर के कामकाज में बिजी हो जाती है। लेकिन हर वक्त उसे अपने सपने याद आते रहते थे। उसके सपने उसे ललकारते रहते थे। वह जिंदगी में सिर्फ घर का काम करना ही नहीं चाहती थी, चूल्हा चौक करना ही नहीं चाहती थी। वह कुछ बड़ा बनकर दिखाना चाहती थी। जिस वजह से उसने सुरेश से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूं, एक डीएम बनना चाहती हूं। लेकिन अब जो सुरेश होता है वह अपनी बात से मुकर जाता है। जब भी वह पढ़ाई करने की कोशिश करती तो कोई ना कोई काम से बता दिया जाता। उसके सास ससुर उसे पढ़ाई करने से रोकते और उसको ताने मारते, जिस वजह से संजना काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके पति और पढ़ाई, उसे दोनों में से किसी एक को चुनना था। क्योंकि यहां पर जो सुरेश होता है वह किसी भी कीमत पर संजना की बात को नहीं मानता है और वही उसके सास ससुर भी इस बात के खिलाफ थे। तो अब संजना को इन दोनों में से किसी एक को चुनना था। अब संजना धीरे धीरे यह जान चुकी थी कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे इस शादी के बंधन से छुटकारा पाना होगा। और एक दिन वह रात के समय किसी को बिना बताए चुपचाप अपना सामान बांध दिया और घर से निकल जाती है और जैसे तैसे करके वह दिल्ली पहुंचती है। सुबह जब सुरेश ने देखा कि संजना घर पर नहीं है तो वह उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। इधर संजना आजादी से अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह बहुत ज्यादा मेहनत करती है। वह बहुत बड़े कोचिंग संस्थान में दाखिला लेना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। इसी बीच एक एनजीओ द्वारा अच्छी मार्कशीट पर स्कॉलरशिप मिलती है और वह इस तरह दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करना शुरू कर देती है। संजना हर हाल में यूपीएसएससी की परीक्षा को पास करना चाहती थी, उसे उत्तीर्ण करना चाहती थी, क्योंकि वह समाज को, अपने गांव को, अपने पति को और सब लोगों को यह बताना चाहती थी कि लड़कियां किसी से भी कम नहीं होती हैं। वह केवल घर के कामों के लिए नहीं बनी है। लेकिन जब पहली बार वह यूपीएसएससी का एग्जाम देती है तो उसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह बहुत उदास हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ संजना इस दुनिया के लिए तो मर ही चुकी थी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि या तो वह मर गई है या तो उसे ससुराल वालों ने उसे कहीं गायब कर दिया है। लेकिन इधर संजना अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है और बहुत ज्यादा कोशिश करती है। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ यूपीएसएससी के एग्जाम देने के लिए उतरती है और वही वह अपने इस प्रयास में कामयाब होते हुए भी नजर आती है और उसका इस बार यूपीएसएससी में सिलेक्शन हो जाता है। अब इंटरव्यू रह गया था और जब इंटरव्यू होता है तो वह काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा तैयारी की होती है। और वही जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि उसका इंटरव्यू भी निकल आया है। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था। उसके अंदर वह सारी खूबियां थीं जो एक डीएम के तौर पर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए थी। अब जब वह इंटरव्यू पास कर लेती है तो उसकी नियुक्ति बिहार के क्षेत्र में ही हो जाती है।
और जब उसका यूपीएसएससी में सिलेक्शन होता है और वह डीएम बनती है तो चारों तरफ इसकी चर्चाएं शुरू होने लगती हैं। अखबारों में उसके फोटो आने लगते हैं। आए दिन मीडिया वाले उसके फोटो खींचते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से गांव के लोग और उसके माँ बाप और उसके हस्बैंड को भी यह बात पता चल जाती है कि संजना जिंदा है और वह मरी नहीं है और वह डीएम बन गई है। तभी वह लोग उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन यहां पर संजना साफ मना कर देती है। वह कहती है, मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, ये मेरा फर्ज है। अब उसके पास पावर थी जिस वजह से कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता है और सुरेश यहां पर अपना छोटा सा मुंह लेकर चला जाता है। वह अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से और ईमानदारी से करती है। वक्त के साथ साथ उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके पास एक गाड़ी थी, ड्राइवर था और संजना के पास अब सब कुछ था। एक दिन वह अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। एक छोटा सा बच्चा कार के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। जब वह कार का शीशा नीचे करती है तो बच्चा उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। संजना जब बच्चे की हालत देखी, उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह भीख मांग रहा था। उसका एक हाथ टूटा हुआ था। संजना को उसके ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है, बहुत ज्यादा तरस आता है और वह सोचती है कि इसके माँ बाप कहाँ गए। संजना अपनी कार से उतरती है और चारों तरफ उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करती है और बच्चे से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम इस तरह भीख क्यों मांग रहे हो? तब वह बच्चा कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अनाथ हूं और इसीलिए मैं भीख मांग रहा हूं। मैं अकेला ही नहीं हूं, मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं। हम लोग इसी तरह सिग्नल पर भीख मांगने का काम करते हैं। संजना उन सभी बच्चों को एक एक करके ढूंढती है तो देखती है कि किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैरों की उंगलियां नहीं हैं, किसी के हाथों की उंगलियां नहीं हैं, किसी का पांव नहीं है, किसी का अंगूठा कटा हुआ है। उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बच्चे यहां पर कैसे आए और उनके माँ बाप कहाँ हैं। तब गोलू नाम का एक बच्चा हिम्मत करके बताता है, हम सब पहले ऐसे नहीं थे, हम अमीर घरों के बच्चे हैं, खाते पीते परिवार के बच्चे हैं, लेकिन हमें जबरदस्ती किडनैप कर लिया जाता है और फिर हमें इस दलदल में फेंक दिया जाता है जहां पर जानबूझकर हम सब बच्चों को परेशान किया जाता है और हमारे हाथ पांव काटते जाते हैं ताकि हमसे भीख मंगवाई जाए। हमें टॉर्चर किया जाता है और अपाहिज बनाकर छोड़ दिया जाता है सिग्नलों पर भीख मांगने के लिए, और यह काम हमसे कुछ गुंडे लोग करवाते हैं और खुद हमसे सारा पैसा रख लेते हैं जो हम भीख में मांगते हैं, और शाम को हमें खाने में रूखी सूखी रोटी दे देते हैं और इसके साथ ही हमें धमकी देते हैं, अगर किसी को सच बताया या कहीं भाग गए तो अगली बार वह हमें ढूंढकर हमें जान से मार डालेंगे। इसीलिए हम मजबूर होकर इस सिग्नल पर भीख मांगते हैं। यह सच्चाई सुनकर संजना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस दौर में इंसानियत इतनी ज्यादा गिर सकती है। वह यह सोचकर हैरान होती है कि किस तरह इन छोटे बच्चों को अपने फायदे के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कहाँ घटना वास्तव में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, लेकिन संजना इन सब के पीछे छुपे मुजरिमों को सामने लाने की कोशिश करना चाहती थी, उन्हें सामने लाना चाहती थी। दुनिया के वह एक सच्ची डीएम ऑफिसर थी। उसने सिर्फ पैसों के लिए इस पद को नहीं हासिल किया था, वह कुछ करना चाहती थी। अब वह किसी भी हालत में चुप नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वह एक प्लान बनाती है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। संजना बचपन से ही बहुत गरीबी में पली बड़ी थी। वह पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वो इन बच्चों में अपना बचपन देख रही थी और समझ रही थी कि इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार है। ये इस तरह भी क्यों मांग रहे हैं? इनका तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वह एक प्लान बनती है जिसमें वह एक पागल लड़की के भेष धारण करती है और फटे पुराने कपड़े पहनती है और अपनी आवाज पागलों जैसी बनाती है और वह ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने का काम करने लगती है। उसका उद्देश्य सिर्फ उस गैंग के अंदर घुसना था जो बच्चों से यह काम करवाते थे। उसने अपनी सारी शानो शौकत एक तरफ रख दी थी, बच्चों की भलाई के लिए भीख मांगने जैसा काम भी करने लगी थी। जिसके बाद जब रात में सभी बच्चे भीख का पैसा लेकर अपने अड्डे पर जाते हैं तो सभी बच्चों के साथ संजना भी उसे अड्डे पर पहुंच जाती है। गुंडों ने देखा कि कोई लड़की है, उम्र ज्यादा है, तो वह पूछते हैं कि तुम यहां कैसे आई, लेकिन संजना पागल बने की एक्टिंग कर रही होती है और वह गुंडा कहने लगता है कि यह तो हमारे लिए और भी फायदे की दुकान है, इसका तो हम और भी ज्यादा फायदा उठाएंगे।
पागल औरत है जिसको देखकर लोग ढेर सारा पैसा देंगे, तब वह गुंडे उसको कुछ खाने के लिए दे देते हैं और कहते हैं कि अब तुम रोजाना इन बच्चों के साथ सिग्नल पर भीख मांगने जाया करो और जितना पैसा इकट्ठा हुआ करें वह हमें लाकर दे दिया करो। हम तुम्हें खाना दे दिया करेंगे और तुम्हें सोने के लिए भी जगह देंगे। तभी संजना देखी है कि रात को कई और बच्चों को, जिनकी उम्र करीब 8 से 10 साल के बीच होगी, किडनैप करके लाया जाता है। उनके कपड़े अच्छे थे और वह बहुत अच्छे घरों के लग रहे थे, लेकिन जानबूझकर उन बच्चों को अपंग बनाया जा रहा था। उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे थे ताकि उन्हें और ज्यादा पैसे मिल सके। अब इस अत्याचार को देखकर संजना का खून खौल जाता है। वह इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन सभी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने थे, इसलिए वह चुप रहती है। वह एक स्ट्रिंग ऑपरेशन पर थी, जिसके लिए वह छोटा सा कैमरा भी लेकर आई थी। अपने साथ अपने कपड़ों में लगाकर जब सुबह होती है, अपने कपड़ों पर वही कैमरा लगाती है और सामने से बच्चों की एंट्री होती है जो भीख मांगने के लिए जाने वाले होते हैं। सुनीता भी बच्चों की तरह अपनी एंट्री करती है और सिग्नल पर भीख मांगने के लिए जाने लगती है। उसने उस अड्डे की सारी वीडियो बना ली थी। साथ साथ जो बच्चे सिग्नल पर भीख मांगते थे, उन अलग अलग बच्चों का भी वीडियो बना ली थी। गोलू नाम का एक बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, जिसने गुंडों की सच्चाई को संजना को बताया था। उसके साथ मिलकर संजना एक प्लान बनती है। उस दिन वह लोग रात को दोबारा अड्डे पर पहुंचने के बजाय पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। संजना उस बच्चे को हिम्मत देती है कि अगर तुम कोर्ट में लोगों के खिलाफ गवाही दोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कोई भिखारिन नहीं हूं, बल्कि एक डीएम हूं, इस जिले की कलेक्टर हूं। यहां पर जितने भी पुलिस वाले हैं वह सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम गवाही दोगे, सच्चाई बताओगे, सबका पर्दाफाश करोगे, तो हम एक एक बच्चे को वहां से निकाल लेंगे। गोलू, जो काफी हिम्मत वाला था, गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है और वह कहता है कि हाँ, मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगा। वहां पर खड़े सब पुलिसकर्मी भी उसे हिम्मत देते हैं, लेकिन रात को जब राजू भीख के पैसे लेकर अड्डे पर नहीं पहुंचता है तो सभी गुंडों में अफरा तफरी मच जाती है। वह सोचने लगते हैं, आखिर वह गया कहां? अगर पुलिस स्टेशन चला गया या गलत हाथों में लग गया तो हमारा तो पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए चारों तरफ वह लोग गोलू को ढूंढने लगते हैं। इतने में उन्हें याद आया कि वह भिखारन भी आज भीख के पैसे लेकर नहीं लौटी है। शायद किसी ने हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची है। जब वे सभी लोग सभी बच्चों को किसी दूसरी जगह पर भेजने का फैसला कर चुके थे, तब टेम्पो में एक एक करके बच्चों को भरा जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर पुलिस की दस्तक हो गई। उस पुलिस दल के साथ डीएम साहिबा और 12 वर्षीय गोलू भी मौजूद था, जिसने गुंडों की जानकारी पुलिस वालों को प्रदान की थी। लेकिन जितने भी गुंडे थे वह बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहे थे। उनका कहना था, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि किसी बच्चे में हिम्मत नहीं है कि वह हमारे खिलाफ गवाही दे सके। उन्होंने गोलू को भी धमकी दे दी कि अगर तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी तो हम तुम्हारे माता पिता को मार डालेंगे। जिसके बाद गोलू बहुत ज्यादा डर गया और उसने गवाही देने से मना कर दिया। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी, क्योंकि वीडियोग्राफी में इतने ज्यादा सबूत मौजूद नहीं थे। गोलू की गवाही ही इन गुंडों को हवालात के पीछे डाल सकती थी। उसे अपने माता पिता के लिए डर लग रहा था, लेकिन गोलू की यह हिम्मत देखकर बाकी सब बच्चों की भी हिम्मत जाग चुकी थी। वे समझ गए थे कि अब समय है खुद के लिए लड़ने का, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। उनके हाथ पैरों को काट दिया गया था, उन्हें अपंग अपाहिज बना दिया गया था। अगर आज भी वह छोटे बच्चे अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते तो उनकी पूरी जिंदगी भीख मांगने में चली जाती। तो एक एक करके सभी बच्चों ने आवाज उठाना शुरू किया कि वह गवाही देने को तैयार है। इतने सारे बच्चों को उत्साहित देखकर गोलू के अंदर भी हिम्मत जागी और सभी बच्चे गवाही देने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन अदालत में उन गुंडों को पेश किया गया और सामने कटघरे में सभी बच्चों को बुलाया गया और सबका एक ही कहना था कि बचपन में कई सालों पहले हमें जबरदस्ती हमारे घर के बाहर से उठा लिया गया था। कोई बच्चा 3 साल से, कोई 5 साल से, तो कोई 7 साल से इन गुंडों के कब्जे में था और भीख मांगने का जबरदस्ती कार्य कर रहा था। इनके द्वारा हमारे शरीर के अंगों को भी नष्ट किया गया है। जानबूझकर हमें अपाहिज बनाया गया है, जो जिंदगी भर के लिए हमारे दुख का कारण बनेगा। हम यही चाहते हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि आगे ये किसी भी बच्चे की जिंदगी खराब ना कर पाए। इतने बड़े सबूतों को उन बच्चों की गवाही से और डीएम साहिबा द्वारा की गई वीडियोग्राफी से सारी सच्चाई सामने आ गई और उन अपराधियों को 12 साल की कड़ी सजा सुनाई गई।
इस घटना के बाद चारों ओर हड़कंप मच गया और जितने भी अपराधी थे सभी सही रास्ते पर आ गए। वास्तव में डीएम साहिबा ने अपनी शानो शौक को साइड में रखकर जो भिखारी का भेष बदला है, उसी कारण से यह सच्चाई सबके सामने आ पाई। हमारे समाज को ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ अफसरों की जरूरत है जो केवल घूस नहीं खाते, रिश्वत नहीं खाते, बस अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और अपने अधिकार को समझकर सामान्य मनुष्यों को भी उनका अधिकार दिलाते हैं। संजना बचपन से गरीबी में पली बढ़ी थी। उसे आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं मिला। उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसे जिंदगी में कुछ करना था आखिरकार, लेकिन उसने उन बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया, जिसके बाद उसे एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये कहानी आपको सिर्फ इसलिए सिखाई जाती है ताकि आप कुछ सीख सके, जागरूक हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।